हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। A1 पंजाबी टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं कमलेश कबीर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड में। आज हम उस क्वेश्चन का समाधान या उस क्वेश्चन के बारे में हम एनालाइज करेंगे जो लाखों पेरेंट्स की समस्या बना हुआ है और वो लगातार उसका हल जो है वो खोजने के लिए कोशिश या प्रयासरत रहते हैं। जैसे हमारे टाइटल से हमें पता चलता है कि एक बच्चा जो है, कभी आपने सोचा है कि वो जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाता है, जैसे 7 से 8th क्लास में, 8 से 9th में, 9 से 10th क्लास में, फिर 11th 12th, और वो लगातार जो है वो हर स्टैंडर्ड के बाद में हमने देखा है कि बच्चा जो है उसके मार्क्स इंक्रीज होने के बजाय लगातार डिक्रीज होते चले जाते हैं। जबकि आप खुद सोच के देखिए कि एक बच्चा जब 8th क्लास से 12th क्लास में जाता है तो उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस 8th क्लास में उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल का है, लेकिन जब वो 12th क्लास में जाता है तो उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 12 इयर्स का हो जाता है। और 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद में भी हमने देखा है कि 8th क्लास से 9th क्लास में रिजल्ट्स थोड़े नीचे गिर जाते हैं, 9th से 10th क्लास में नीचे गिर जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, रिजल्ट्स जो है वो लगातार इंक्रीज होने चाहिए थे, भले ही वो 1% या 0.5% या 2% वो कितने भी हो सकते हैं। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो 97 to 98% स्टूडेंट्स के साथ में यही एक सर्कल चलता जा रहा है और उसी में हम इसको ढूंढते चले जाते हैं। और हम कहते भी हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बचपन में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन अब आजकल पता नहीं उसको क्या हो गया कि रिजल्ट जो है उसके अच्छे नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर, तो रिजल्ट्स को जहां हम समझें कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो ही हमारी सक्सेस के लिए जो है वो मायने रखता है कि हमारी जो मार्कशीट है उसमें मार्क्स कितने हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स की बात आती है, जैसे एक बच्चा किसी भी क्लास या किसी भी स्टैंडर्ड में है, वो 8th स्टैंडर्ड में है या 9th स्टैंडर्ड में है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मान लीजिए वो 9th स्टैंडर्ड में है, तो जब उसकी सिलेबस या उसकी क्लास जो है वो स्टार्ट होती है, एक पूरा सेशन स्टार्ट होता है, तो उसके दिमाग में, और खासकर मैं आपको बता देता हूं टीचर्स और पेरेंट्स के दिमाग में भी आता है कि बच्चे से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे मुझे 90% चाहिए या 95% मार्क्स चाहिए। और बच्चा भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मुझे 90% मार्क्स अब की बार गेन करने ही है। और जब वो इसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करना स्टार्ट करता है तो फिर वो टारगेट बना लेता है। और टारगेट कैसे कैसे बन जाते हैं हम इसको समझ लेते हैं कि टारगेट जो है, कई बार हमने देखा है ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके टारगेट्स या तो उनके टीचर सेट करते हैं या उनके पेरेंट्स सेट करते हैं। बच्चा कभी टारगेट ज्यादा सेट नहीं कर पाता है। और पेरेंट्स की अपेक्षा क्या होती है कि मेरा बच्चा जो है वो क्लास टॉप करे, 95% मार्क्स वो अचीव करे। इसके अलावा अगर हम देखें टीचर्स की, तो टीचर्स के होता है कि मेरा जो बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करे। लेकिन इसी भागदौड़ में, इसी में आप देखोगे कि बच्चे का भी एक टारगेट बन जाता है कि मुझे 90% मार्क्स स्कोर करना है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो किस पे जाके टिक जाता है, वो है टारगेट के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू टारगेट जब बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, तो पूरे सेशन के बाद में हमने नोट किया है कि जब बच्चा सोचता है कि मुझे 90% मार्क्स गेन करने हैं, तो उसको जो गेन होता है वो होता है 85%, 87%, या इसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जितना टारगेट उसने लिया था उससे थोड़ा कम। और जब यह सिचुएशन बच्चों के सामने आती है तो फिर आप देखोगे कि उनकी जो लाइफ साइकिल्स है, वो लाइफ का जो सर्कल है वो कैसे इफेक्ट होता है। हम आज उसी की बात करेंगे। आज हमें उसी का समाधान ढूंढेंगे कि बच्चा जब बड़ी क्लास में जाता है तो उसके रिजल्ट्स जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज क्यों होते हैं। और जब हमने बात की कि टारगेट जो है वो उसने सोचा 90% और गेन हुआ 85 या 87%, तो इस वजह से उस बच्चे में हमने देखा है लैक ऑफ मोटिवेशन। यहां से शुरू हो जाता है उसकी कड़ी जो है। और पहली कड़ी की अगर हम बात करें, लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चा जो है उसमें यह भावना आने लग जाती है जब भी नेक्स्ट वो क्लास में जाता है कि पिछली बार मैंने 90% का सोचा लेकिन मैंने गेन किया वो 87% था, तो अब की बार मैं 87% या 85% के लायक हूं। तो वो उसके लिए टारगेट बन जाता है और फिर वो उस टारगेट से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट्स हो सकता है, अगर वो तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद में साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद में जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है, तो उस जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो देखता है कि मुझे 10 नंबर से या 15 मार्क्स जो है वो कम रह गए, मुझे जितना मुझे लाना था वो नहीं मिल पाए। तो आप उस सिचुएशन में देखोगे कि उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट है उनका ब्रेन जो है वो खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर देता है। और क्वेश्चन मार्क क्या होता है
पिछली बार मैंने मेहनत की थी लेकिन नहीं हो पाया, अब की बार भी होगा या नहीं होगा, या इसको हम कह सकते हैं मैं नहीं कर सकता, यह भावना आने लग जाती है। और जैसे ही यह भावना आती है, यह हमारे कॉन्फिडेंस लेवल या इसको हम कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करती है। और जैसे ही ये चीजें होती है, आप देखोगे लैक ऑफ मोटिवेशन, डिमोरलाइज की सिचुएशन जो है वो शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं, जैसे ही लैक ऑफ मोटिवेशन हुआ, आप देखोगे इससे अगली कड़ी पे जब हम जाते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो हमारी अगली कड़ी हो जाती है कंसंट्रेशन का ब्रेक होना। और कैसे होता है? जब बच्चा इस सिचुएशन में पढ़ने बैठता है, आपने देखा होगा 5 से 10 मिनट उसका सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन 10 मिनट के बाद में उसका दिमाग जो है वो एक नया इमेजिनेशन का फोल्डर खोलता है और उसको डाइवर्ट कर देता है। और डाइवर्ट करने के बाद में फिर उसके दिमाग में विचार आते हैं, मैं उस पार्टी में होता तो ये करता, पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, इससे अच्छा मुझे नौकरी के बारे में सोचना चाहिए, प्राइवेट जॉब के बारे में सोचना चाहिए, किसी दूसरे फील्ड के बारे में सोचना चाहिए। या कई बार हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के काम में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके लिए एक एक्सक्यूज हो जाए रिजल्ट आने के बाद में, वो कह सके कि हमारा जो रिजल्ट है वो इसलिए अच्छा नहीं आया क्योंकि हमने आपके जो काम थे उनमें मदद की। तो ये प्रॉपर एक रीजन बन जाता है कंसंट्रेशन ब्रेक होने का। और पेरेंट्स जो है वो इन्हीं चीजों के जो है वो समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं कि ध्यान कैसे लगाएं या पढ़ाई में मन या बच्चे का उत्साह कैसे बना रहे। लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं कि जब हम मोटिवेशन और कंसंट्रेशन लेवल की बात करते हैं तो ये कोई एक्सटर्नल पावर्स नहीं होती कि टीचर ने बोला और पेरेंट्स ने बोला, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है और कोई भी टीचर आके या पेरेंट्स आके उसके पीठ के ऊपर तपतपाते हैं और उसको ये बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अब की बार हम अच्छी मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। क्या आपके ये कहने से या उन टीचर के ये कहने से उसके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही ये कहने की बातें हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करें तो प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहती है कि पढ़ाई में मन कैसे लगे, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगे। तो फिर हमें उन चीजों के जवाब ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही हम बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन लेवल ब्रेक होता है, यह सीधा अफेक्ट करता है हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और किसी भी सफलता के लिए मैं आपको बता देता हूं कि टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी व्यक्तित्व की आप स्टोरी उठा के देख लीजिए कि उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे बनाया, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और उसको टाइम टेबल को कैसे फॉलो किया, यह उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम बड़े बच्चे हैं कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पेरेंट्स हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपने भी कभी ना कभी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया होगा। और अगर बच्चे जैसे 10th क्लास 12th क्लास के, तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में बनाते भी होंगे। और हमारा टाइम टेबल बनाने का फॉर्मेट क्या था? हमने एक कागज और पेन लिया, पेपर पे हमने वर्क किया, टाइम टेबल सेट किया कि मुझे 4 बजे उठना है, 4 से 5 मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, 5 से 6 मुझे इंग्लिश पढ़नी है, 6 से 7 बजे के बीच में मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है। ये हमारे टाइम टेबल का एक पार्ट होता है। और आपने देखा होगा कि हम उसको दीवार पे या अपनी नोटबुक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। उस सिचुएशन में दूसरे दिन हम कोशिश भी करते हैं और हम उठ भी जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसके बाद में हम जब पढ़ने बैठते हैं तो होता क्या है, आप खुद सोच के देखिए। जब हम कॉन्सेंट्रेट 5 से 10 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं पाते, तो क्या हम 1 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे तक कर सकते हैं? तो अब आपका जो दिमाग है वो जवाब दे रहा होगा कि बिल्कुल नहीं कर सकते। और जब बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में हमने देखा है कि वो सब्जेक्ट या वो चैप्टर हमारा छूट जाता है। और अगर हमें उस सब्जेक्ट को या चैप्टर को क्लियर करना है तो फिर हमें ओवर टाइम की जरूरत होती है, और उस ओवर टाइम की वजह से हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। या कभी आपने ये भी गौर किया होगा कि जब कभी टीचर ने बोला हो कि कल आपका मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर का टेस्ट है या केमिस्ट्री का टेस्ट है, उस सिचुएशन में हम पूरे दिन जो है वो केमिस्ट्री ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से भी हमारा टाइम टेबल जो है वो ब्रेक हो जाता है। और ऐसा हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने तय काम के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की, लेकिन हम उसको फॉलो कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाए। हम 1 घंटा हमें पढ़ना था, लेकिन 1 घंटे के बजाय हम पढ़ कितना रहे? 20 मिनट। तो 20 मिनट में हम 1 घंटे का काम नहीं कर सकते, और इसी वजह से हमारा टाइम टेबल जो है वो ब्रेक हो जाता है। फिर हम उसको फाड़ देते हैं, फिर हम नया बनाते हैं और फिर चिपका देते हैं, और पूरे साल भर पूरे सेशन में हम ऐसे ही करते रहते हैं। और आपको लगे, आप खुद सोच के देखो, क्या इस टाइम टेबल को हम फॉलो करते हुए जो हमारे बनाते हम खुद हैं, कोई हमें जिसको कहते हैं कि फोर्स नहीं करते, फिर हम पेस्ट करते हैं, फिर फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम फॉलो कर भी नहीं पाते प्रॉपर, तो आप देखोगे कि उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करने की वजह से हमारी जो लाइफ है वो उसकी हैबिट्स जो है वो कितनी चेंज हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टडी हैबिट्स की। जैसे ही हम टाइम मैनेजमेंट से स्टडी हैबिट्स में आते हैं, तो स्टडी हैबिट्स में 2 चीजें होती है, एक गुड
और दूसरी होती है बैड, कि पढ़ाई की अच्छी आदतें कौन सी होनी चाहिए और पढ़ाई की बुरी आदतें जो हैं या लत जो है वो कौन सी होती है। तो पहले हम समझ लेते हैं, अच्छी आदतों की बात कर लेते हैं। पढ़ना कैसे चाहिए? अमूमन जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आंसर यही निकल के आता है कि स्टडी रूम जो है वो अलग से होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि अलग से ही होना चाहिए। उसके अलावा चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, स्टडी टेबल के ऊपर उसका प्रॉपर लैंप होना चाहिए, प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वो तमाम तरह की चीजें जो है, कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, वो हमारे जहन में आ जाती है। और ऐसा क्यों, इसके पीछे साइंस क्या कहती है, हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चाहे हम साइंस की बात कर ले, चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात कर ले, साइंस ये कहती है कि अगर हम किसी भी एक जगह पे, पर्टिकुलर किसी भी प्लेस पे एक ही विचारों के साथ में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो वहां पे हम उसी के अकॉर्डिंग एक ओरा जनरेट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं आभा मंडल। और ये आभा मंडल जो है आपको पिक्चर्स में और मूवीज में या फोटोग्राफ्स में आपको मिल भी जाता है, जिसको हम कहते हैं सर के पीछे एक ओरा सा दिखाई देता है। चाहे वो दिव्य ओरा हो सकता है, ब्लैक, व्हाइट, तमाम तरह के ओरा होते हैं। जैसे जिसके विचार होते हैं वैसा ही ओरा जो है वो अपने रंग बदलता रहता है। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं ओरा की, जैसे आपने नोट किया होगा कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो पढ़ने की इच्छा होती है, और ठीक ऐसे ही जब हम क्लासरूम में जाते हैं तब भी पढ़ने की इच्छा होती है। लेकिन जब हम किचन में जाते हैं, चाहे हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो कुछ खाने की इच्छा होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस किचन का जो ओरा है, वहां जितने भी जो लोग जाते हैं उनका ओरा खाने से रिलेटेड होता है, तो वहां खाने का अपना एक ओरा है। और जब वो ओरा अपने प्रभाव छोड़ता है तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं और खाने की इच्छा जाग जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे हम मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में जाते हैं तो फिर हमें माथा टेकने की या श्रद्धा भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी जो लोग आते हैं उनका सबका ओरा कौन सा है? वहां श्रद्धा भाव का एक ओरा होता है। तो वो चीजें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती है। तो अब आप सोच के देखिए कि हम ज्यादा समय पूरे दिन में 24 घंटे में कहां व्यतीत करते हैं? तो वो है हमारा बेड, बिस्तर। और बिस्तर में हम लगातार 6 से 8 घंटे जो है वो नींद में रहते हैं। तो आप देखें कि वहां पे स्लीपिंग ओरा कितना जनरेट हो जाता है। और ये स्लीपिंग ओरा हमें कैसे अफेक्ट करता है? आपने देखा होगा टाइम मैनेजमेंट खराब होने की वजह से या ओवर टाइम की वजह से, जब हम चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंटरनल स्टेमिना, बॉडी का जो स्टेमिना है फिजिकली, वो ये कहता है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे जो है वो बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको थकान आना शुरू हो जाती है। उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वहां से उठते हैं और बेड पे जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब बेड पे जाके वो बैठते हैं तो आपने ये भी नोट किया होगा, जब हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद में वहां का जो स्लीपिंग हो रहा है वो अपना अफेक्ट छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और जब वो अपना अफेक्ट छोड़ना स्टार्ट करता है, उस सिचुएशन में आपने नोट किया होगा, जैसे ही उसने अपना अफेक्ट छोड़ा, आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है वो अपनी गर्दन को सपोर्ट देना स्टार्ट कर देता है। वो नीचे सहारा लगाएगा, यहां पे लगाएगा, या कुछ टेढ़ा हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अब जो है वो स्लीपिंग ओरा ने अपना अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, अगर हम यहां से समझें तो आप देखो थोड़ी देर के बाद में अपने पैर खोल के वो पैर पसार के बैठ जाना, तो वो एक अलग तरह का, जिसको हम कह सकते हैं कि अगला सिम्टम्स हो जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हमने देखा है कि बच्चे लेट के भी पढ़ते हैं बेड पे। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सारा कुछ जो है वो स्लीपिंग ओरा कर रहा है। और कई बच्चों को हमने नोट किया है कि वो दीवार के सहारे जो है वो अपने पैर ऊपर करके फिर लेटे लेटे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो है वो बुक्स को फर्श के ऊपर डाल देते हैं, बेड के ऊपर उल्टा लेट के उसको देखते रहते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें वो जो है वो अपनाते रहते हैं। ये उनको भी नहीं पता कि ऐसा मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है, जाने और अनजाने में, लेकिन यहाँ पे अपना प्रभाव कौन कर रहा है? ये है अपना स्लीपिंग ओरा। दूसरा, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, उस सिचुएशन में हम पढ़ते हैं तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा ये आप उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा, हम देखते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा, बच्चे को नोट किया होगा कि उसका फेवरेट एपिसोड या कुछ मूवीज वगैरह जो है वो टीवी पे आने वाले हैं, या किसी अगर कोई बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स का शौकीन है, कोई मैच आने वाला है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं गेम देख लूं या मैं मूवी देख लूं। उस सिचुएशन में बच्चे जो है वो टीवी ऑन करते हैं और टीवी के सामने ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा जो है वो एक साथ 2 काम कर रहा है। और जैसे कि हमने एक एपिसोड में ऑलरेडी समझा हुआ है कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो वहीं वर्क करेगा जहां पे उसको उसका फीड मिलेगा। और उसका फीड क्या है? इमेजिनेशन है। उसका फीड अगर हम देखें तो इमोशंस है, फीलिंग्स है, कलर है, म्यूजिक है। तो वो मूवी जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उसके राइट ब्रेन को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उसका रिजल्ट कितना होगा। और उस सिचुएशन में जब लेफ्ट ब्रेन का उसका पार्ट ही नहीं रहा तो राइट ब्रेन फिर कितना काम करेगा? तो फ्रेंड्स, यहां से हम समझ सकते हैं इन चीजों को कि ये कैसे वर्क करती है। अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद में हम फिर हाजिर होते हैं। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल
125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर, मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087। तो फ्रेंड्स, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे स्टडी हैबिट्स की। अब हम इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम ऑरा की बात कर रहे हैं तो आपने देखा ब्रेक से पहले कि ऑरा जो है, स्लीपिंग ऑरा जब जनरेट हो जाता है तो वो अपने आप धीरे धीरे हमें नींद के आगोश में ले लेता है। ठीक ऐसे ही हम उसको उलट कर देते हैं कि हम किसी भी एक राइट टाइम पे, जब भी हम स्टडी चेयर के ऊपर स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे हमारा वहां का स्टडी का एक ऑरा जनरेट हो जाता है। और जब ऑरा जनरेट हो जाता है, लेकिन इसके लिए खास किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम पढ़ने बैठे, कोशिश करें कि 15-20 दिन तक जो है वो लगातार हम एक ही समय पे जाके बैठे और कम से कम 2 से 3 घंटे जितना टाइम बैठे उतना टाइम हम उसको फॉलो करें। तो धीरे धीरे हम वहां पे स्टडी का ऑरा जनरेट कर लेते हैं और ठीक उसी टाइम पे हमारा ब्रेन जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि अब आपका जो है वो पढ़ने का समय हो गया। दूसरा, जब हम पढ़ने का समय हो गया, हम उस स्टडी चेयर के ऊपर जाके बैठते हैं तो फिर वो जो ऑरा है, अफेक्टिव ऑरा, वो हमें अपने आगोश में लेता है और फिर हमें पढ़ने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है और फिर हमारी जो पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलने लग जाती है। इसके साथ ही जैसे हमने बात की थी कि इंटरनल स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टडी हैबिट्स को ठीक करने के लिए हमें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इंटरनल स्ट्रेंथ का मतलब यहां से हम समझ सकते हैं, जब भी हम कोई भी मेंटल वर्क करते हैं, हम 2 तरह के वर्किंग होती है हमारी, एक फिजिकल वर्क, दूसरा मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क में हमें उतनी ज्यादा थकान नहीं होती जितनी कि हम मेंटल वर्क में होती है। क्यों? क्योंकि साइंस का मानना है कि हमारा बॉडी जो है उसके वेट का सिर्फ 2% जो है वो हमारे ब्रेन के पास होता है, लेकिन जितनी जो एनर्जी हम लेते हैं, चाहे वो ग्लूकोज के जरिए हो, वाटर के या ऑक्सीजन, उसका 70% जो कंजप्शन है वो अकेला हमारा ब्रेन करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हमारा जो ब्रेन है उसको कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, पहली चीज। दूसरा, हम आते हैं इसी में कि जब भी हम मेंटल वर्क करने बैठते हैं, आपने गौर किया होगा कि 15 से 20 मिनट के बाद में जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हमारा जब एनर्जी लेवल जो है वो लो होना स्टार्ट होता है। और एनर्जी लेवल में हम खास तौर से वाटर हो सकता है, ग्लूकोज, या फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जब ये तीनों का लेवल जब धीरे धीरे कम होता है तो आपने नोट किया होगा कि बैठे बैठे हमारी बॉडी के किसी भी एक हिस्से में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हम खुजाना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है हमारा ब्रेन हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो लो हो रहा है, हमें इसको मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन अवेयरनेस और जानकारी के अभाव में हमें नहीं पता कि ये क्या चीजें हो रही है, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते रहते हैं। अगले 15 से 20 मिनट के बाद में हम देखते हैं कि हमें जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो फिर हम उबासी लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस उबासी का मतलब भी यही होता है कि अब हमारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा और ज्यादा लो हो गया है। फिर भी हम इस पे थोड़े अवेयर नहीं होते, और जब अवेयर नहीं होते तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के पीछे का जो हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड, ये गर्दन का कनेक्शन काटना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही गर्दन का कनेक्शन काटता है, हमारी गर्दन नीचे गिरने लग जाती है। तो ये अगला सिम्टम्स हो जाता है। फिर भी हम इसको एनर्जी लेवल को मेंटेन नहीं करते, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा फिर उसके बाद में ये पलकों के कनेक्शन काटता है। और जैसे ही पलकों के कनेक्शन काटता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, पलकें भारी होती है और नीचे गिरने लग जाती है। और आपने देखा होगा अपने आप नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी
हम इतने स्मार्ट हैं कि हम पानी लेते हैं और आंखों पे लगाते हैं, फिर पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कब तक करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल है, हमने इंटरनल हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन किया ही नहीं। और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए वैसे हमें पूरे एक एपिसोड की जरूरत है, लेकिन छोटा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, मैं थोड़ा आपको क्लियर भी कर देता हूँ। उसके बाद में हमारा ब्रेन, जब भी हम इस पे काम नहीं करते तो एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है डू और डाई सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना। और उस सिचुएशन में ये हमारे ब्रेन में आइडिया आना शुरू हो जाता है, या हम सोचते हैं कि मैंने जितना पढ़ा, मैं एक बार आंखें बंद करके सोच विचार करता हूं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, वो तमाम तरह की चीजें। फिर हम जो है वो टेबल के ऊपर सर रखते हैं और थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाते हैं। और ये हमारे साथ तब तक होता है जब तक कि हमारी जो एनर्जी है वो वापस से मेंटेन ना हो जाए। तो यहाँ पे हम जब एनर्जी लेवल की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है हमें एक तो एक्सरसाइज प्रॉपर, जब भी हम आधा घंटा पढ़ लें तो 1-2 मिनट के लिए बीच में रेस्ट लें, या तो हम थोड़ा सा वॉक कर लें, या वॉक करने के साथ में मैं इस पे एक एपिसोड भी बनाऊंगा कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी, हमें तुरंत से एनर्जी कैसे मिल जाए। इसके अलावा आप पानी जो है वो लगातार हर 20-25 मिनट बाद में पीते रहें। लेकिन पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार लिया और पूरा गिलास पी लिए, 1 या 2 सीप ले, फिर आप पढ़ते रहें, फिर 1-2 सीप ले, और अपने आप को, क्योंकि पानी की अगर हम बात करें तो एक तो आपकी पानी का लेवल, जो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन हो रहा है, उससे ऑक्सीजन भी मिलती है। ऑक्सीजन के लिए हम स्पेशल एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, एपिसोड, उसमें हम बात करेंगे कि हमारी ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ हमारी एनर्जी लेवल को कौन कौन से फीड हमें खाने चाहिए, उन पे भी हम बात करेंगे। साथ में जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम कोई भी एक बिस्किट्स या काजू या किशमिश, जो भी हम बादाम वगैरह कुछ खा सकते हैं, लेकिन खाने का मतलब यहाँ पे 1 या 2 पीस से होता है, वो आप हर 20-25 मिनट के बाद में खा सकते हो। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे हमारी जो स्टडी हैबिट्स है उसको सुधार भी सकते हैं। और जब आपने नोट किया कि जब हमारी स्टडी हैबिट्स अच्छी ही नहीं है और उन आदतों के साथ में जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद में जब भी हम बुक को बंद करते हैं और हमें लगता है कि मैंने जो पढ़ा था वो तो मैं स्किप कर गया, और स्किप करने के बाद में फिर हम ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं बच्चों को, क्योंकि यहां से ये नेगेटिव सर्कल चल रहा है। ये पेरेंट्स को भी नहीं पता, टीचर्स को भी जाने अनजाने में नहीं पता होता, और स्टूडेंट्स को भी। तो वो कहते हैं कि आपका बच्चा, जो पेरेंट्स की बात करें तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमजोर है। टीचर्स की बात करें तो फिर वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमजोर है, इसको ट्यूशन क्लासेस की जरूरत है। ट्यूशन टीचर के बात में जाके देखो तो वो भी यही बोलेगा कि आपका बच्चा है जो पढ़ने में ध्यान नहीं देता, या आप उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आपका पढ़ाई में बच्चा जो है वो कमजोर है। तो ये तमाम तरह के फिर एक्सक्यूज हो जाते हैं, और बच्चे को लगता है कि वाकई में मेरा जो दिमाग है वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, या इसको हम कह सकते हैं कि मेरा मेमोरी लेवल जो है वो वीक है। और उस सिचुएशन में एक कड़ी और आगे जब हम बढ़ते हैं, आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जो चीजें हमने पढ़ी नहीं, जो चीजें हमने पढ़ी वो हमें याद नहीं है। तो उस सिचुएशन में जैसे ही एग्जाम का परमिशन लेटर हमारे हाथ में होता है, तो एग्जाम का जो है वही एग्जाम जो है वो या तो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है या स्ट्रेस में आ जाता है। और इसको समझने के लिए बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि एक बच्चा जो है वो पूरे साल में कभी मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, लेकिन एग्जाम जैसे उसको पता चलता है कि अगले 15 तारीख से मेरे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के सीधा मंदिर या गुरुद्वारे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब सोच के देखें, क्या उस बच्चे में श्रद्धा भाव, भक्ति भाव कुछ उमड़ रहा है, या उसको कुछ सद्बुद्धि आ गई, या कुछ और चीजें जिसको हम डिवोटी हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मंदिर और गुरुद्वारा उसको कैसे खींच रहा है? वो खींच नहीं रहा, वो उसको स्ट्रेस जो है वो उसको लेके जा रहा है। इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि उसको कितना स्ट्रेस है, इसको हमें समझना पड़ेगा, उसके फोबिया को समझना पड़ेगा। उसके आगे कई बार हमने देखा है बच्चे जो है वो बड़े बड़े ऑफर करते हैं कि मैं मैथमेटिक्स में मुझे पास करा देना, मैं 500 रुपये चढ़ाऊंगा, 1100 रुपये का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, वो तमाम तरह की, जैसे मैं पैदल आऊंगा। तो ये सारी तमाम तरह की चीजें, ये किसकी निशानी हुई? ये हो गई आपके एग्जाम के स्ट्रेस या फोबिया की। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेन पेंसिल की भी पूजा करते हैं। लेकिन बात यहां आती है, पेन पेंसिल लिखता है या फिर हमारा दिमाग लिखता है? जब हम नोटबुक एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे नोटबुक में हमारा दिमाग चलता है, हाथ तो सिर्फ उसको एक मीडिएटर हो गया जो उसको रूप देता है। तो जितना हमारे दिमाग में होगा हम उतना ही लिख पाएंगे। और उस सिचुएशन में आपने एक चीज और नोट की होगी, जब बच्चा इसके साथ एग्जाम देने जाता है, एग्जाम हॉल में बैठता है, क्वेश्चन पेपर उसकी आंखों के सामने होता है, और जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर ओपन करता है, मान लीजिए उसको शुरू के 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए, तो उसका प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि उसके बाद में कई बार क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी, जैसे 4th या 5th क्वेश्चन का उसको आंसर आ रहा है, लेकिन वो भी उस वक्त स्किप हो जाता है। और किस वजह से हुआ? वो स्ट्रेस की वजह से। और जैसे ही बच्चा एग्जाम करके बाहर आता है, तो एग्जाम हॉल के बाहर आते ही उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसके दिमाग में आ जाता है, और वो बोलता है, ओ शिट, इसका आंसर तो मुझे आता था। और जब वो इसके साथ एग्जाम देता है,
तो उसके रिजल्ट्स कैसे हो जाते हैं, जैसा उसने सोचा वैसा उसको नहीं मिलेगा, और ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर वो उसके बाद में जब रिजल्ट खराब आ गए, फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, फिर कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, फिर टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ, और लगातार जो बच्चा है वो इस नेगेटिव सर्कल में उलझता चला जाता है। और यही एक वजह है कि जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ी क्लास में जाता है तो उसके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होते हैं। तो अब हमें अगर उसके मार्क्स को इंक्रीज करना है तो कैसे भी करके हमें जो है वो रिजल्ट्स को पॉजिटिव वे में ले जाना होगा। उस रिजल्ट्स जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे हम इस सर्कल को या इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते। और अगर हमें रिजल्ट्स को पॉजिटिव वे में ले जाना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस पूरी जानकारी के साथ में मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत, धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।